हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट SAPM, दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एंड इस सीरीज में आज मेरा 41 लेक्चर वीडियो है। 40 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 41 लेक्चर वीडियो। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाली हूं अबाउट मार्कोविट्स मॉडल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क करूंगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लेक्चर में हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं मार्कोविट्स मॉडल, जिसे मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मार्कोविट्स मॉडल में क्या कहा गया था, मार्कोविट्स मॉडल वैसे हैरी मार्कोविट्स ने दिया था, तो उन्होंने इस मॉडल में क्या बताया था वो सब हम पढ़ेंगे। अजम्पशंस क्या थे इस मॉडल के वो देखेंगे। एंड मॉडल में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, फिर उसका प्रूफ दिया था, ठीक है, तो वो कैलकुलेशन से पूरा हम समझेंगे डिटेल में और वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो देखेंगे। एंड किसी पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकाला जाता है, रिस्क कैसे निकाला जाता है, तो वो सब भी हम डिटेल में समझेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोविट्स मॉडल। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमें डिटेल में आज के लेक्चर में पढ़ना है। और एक बात और है, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, इसीलिए मैं आजकल वीडियो नहीं डाल पा रही थी, बट एग्जाम आने वाले हैं, SAPM के बच्चों के हैं एग्जाम, इसलिए मैं कोशिश करके धीमे धीमे वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मार्कोविट्स मॉडल, इसका दूसरा नाम है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, इसे मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी भी कहते हैं। अच्छा, एक बात और है, अगर आपको आवाज क्लियर ना आए ना तो आप हेडफोन लगा के लेक्चर सुनिएगा, क्योंकि मेरा गला काफी खराब है, तो मेरी वॉइस शायद मतलब बहुत ठीक नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो ये जो मार्कोविट्स मॉडल है, सबसे पहले तो मैंने बताया ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। SAPM सब्जेक्ट की बात करूं तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो दी थी मार्कोविट्स ने। तो इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो जरूर करके जाइएगा और इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन पार्ट भी इसमें बताया है। ठीक है, तो ये जो मार्कोविट्स मॉडल है, दिस इज गिवन बाय हेनरी मार्कोविट्स। हेनरी मार्कोविट्स ने ये मॉडल दिया था। एंड दिस इज अ पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन मॉडल, ये एक पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन मॉडल है। पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन मॉडल का मतलब क्या है कि ये एक मॉडल है जो हेल्प करता है इन सिलेक्शन ऑफ द इफिशिएंट पोर्टफोलियो, यानी एक इफिशिएंट पोर्टफोलियो, एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करने में ये मॉडल आपकी मदद करता है। अब ये इफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या होता है, इफिशिएंट पोर्टफोलियो मतलब सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो। सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो कौन सा होगा, जिसका रिटर्न सबसे ज्यादा होगा, रिस्क कम होगा, वही सबसे बढ़िया पोर्टफोलियो है ना। तो इस टाइप के पोर्टफोलियो को चूज करने, इस टाइप के पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करने में दिस मॉडल हेल्प, ये जो मॉडल है मार्कोविट्स मॉडल, ये मदद करता है। आपके पास अगर 3 पोर्टफोलियो है तो विच वन इज बेस्ट, कौन सा सबसे बढ़िया पोर्टफोलियो है, इसको बिल्ड करने में, इसको फॉर्म करने में मार्कोविट्स मॉडल मदद करता है। तो दिस इज मार्कोविट्स मॉडल, ये मार्कोविट्स मॉडल है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए आपके पास 3 स्टॉक है, ABC, 3 स्टॉक है। तो अब इन 3 स्टॉक में से क्या हमें तीनों स्टॉक लेने चाहिए या 2 स्टॉक लेने चाहिए, फिर वो कौन से 2 स्टॉक लेने चाहिए, और इन उन स्टॉकों का प्रपोर्शन क्या होना चाहिए, मतलब किस प्रपोर्शन में हम इनको कंबाइन करके अपना पोर्टफोलियो बनाएं, ताकि हमारा पोर्टफोलियो क्या बने, इफिशिएंट पोर्टफोलियो बने। तो इसके बारे में हमें गाइड करता है मार्कोविट्स मॉडल। तो मार्कोविट्स मॉडल में जो मार्कोविट्स है, हैरी मार्कोविट्स, वो सजेस्ट करते हैं कि जो इन्वेस्टर है उसे क्या करना चाहिए, उसे इन्वेस्टर शुड गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन। इन्वेस्टर को डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए रादर देन कीपिंग अ सिंगल स्टॉक पोर्टफोलियो, यानी इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में एक स्टॉक ही नहीं रखना चाहिए, उसे डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा स्टॉक रखने चाहिए। इसका फायदा क्या होगा, इससे इन्वेस्टर रिस्क को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये बात कही गई थी, मार्कोविट्स ने कहा था। एंड एक बात और मार्कोविट्स ने कहा था कि अगर हम 2 या 2 से ज्यादा अगर स्टॉक रखते हैं पोर्टफोलियो में, तो उनके बीच का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, कोरिलेशन कोफिशिएंट तो जान रहे हैं ना, स्मॉल आर, हमने स्टार्ट में बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ा है। तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है सिक्योरिटीज के बीच में ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर सपोज करिए कोई पोर्टफोलियो है, इसमें मैं 2 सिक्योरिटी रखी हूँ, सिक्योरिटी 1 और सिक्योरिटी 2, तो इन दोनों के बीच में जो आर है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर जो है ना, दिस शुड बी निगेटिवली रिलेटेड। आर की वैसे सबसे आइडियल वैल्यू बोलूं तो आर जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, दिस शुड बी -1, वो -1 होना चाहिए। अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट -1 है, प्लस इन 2 स्टॉक को हमने अगर सही प्रपोर्शन में मिक्स किया है ना, तो इस पोर्टफोलियो का रिस्क जो है हम 0 भी कर सकते हैं, ये मार्कोविट्स ने कहा था। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनेगा।
मार्कोविट्स ने कहा था कि अगर आपके पोर्टफोलियो में दो स्टॉक है, ठीक है, तो उनका कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी ये दो स्टॉक किस तरीके से रिलेटेड है, जो आर की वैल्यू है ना इन दोनों की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आर की वैल्यू अगर सही है ना, देन दिस कैन रिड्यूस द पोर्टफोलियो रिस्क। आर की वैल्यू अगर सही है तो जो पोर्टफोलियो का जो ओवरऑल रिस्क है ना वो रिड्यूस किया जा सकता है। प्लस किस प्रपोर्शन में हम इन दो स्टॉक को कंबाइन कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, क्या हम 50-50% ले रहे हैं, क्या हम 1/4 या 3/4 ले रहे हैं, ठीक है, तो किस प्रपोर्शन में हम दो जो सिक्योरिटीज है उनको कंबाइन कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सही कॉम्बिनेशन करेंगे तो इससे हम अपने पोर्टफोलियो का जो ओवरऑल रिस्क है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये बातें मार्कोविट्स ने कही थी, और इन बातों का प्रूफ अभी मैं आपको कैलकुलेशन में बताऊंगी कि आर की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड x1 x2 यानी किस प्रपोर्शन में दो सिक्योरिटी को हम कंबाइन कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, मतलब एक ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये बात कही थी मार्कोविट्स ने कि जिन सिक्योरिटी को हम चूज करते हैं, सपोज करिए पोर्टफोलियो में ये दो सिक्योरिटी है, तो जिन सिक्योरिटी को हम चूज करते हैं ना, दे शुड नॉट मूव एग्जैक्टली टुगेदर, यानी दोनों सिक्योरिटी एक ही तरीके से मूव नहीं करनी चाहिए, मतलब इनके बीच का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है ना, दैट शुड बी निगेटिव, वो निगेटिव होना चाहिए, दे शुड बी निगेटिवली रिलेटेड। इसका मतलब क्या है कि अगर एक सिक्योरिटी ऊपर जा रही है तो दूसरी सिक्योरिटी फॉलो होनी चाहिए, निगेटिवली रिलेटेड हो। इससे क्या होता है कि जो ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो का रिस्क है ना, दैट कैन बी रिड्यूस। तो ये बात उन्होंने कही थी कि जो दो सिक्योरिटी है उनके बीच की आर की जो वैल्यू है ना, दैट शुड बी -1, मतलब क्या है, दे शुड नॉट मूव टुगेदर, वो एक साथ नहीं मूव करनी चाहिए। एंड ये जो मार्कोविट्स मॉडल है ना, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको कहा जाता है मीन वेरिएंस मॉडल भी कहा जाता है। तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए। मार्कोविट्स मॉडल इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, इसको एमपीटी भी कहते हैं। दिस मार्कोविट्स मॉडल इज द फाउंडेशन ऑफ एमपीटी, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का फाउंडेशन है मार्कोविट्स मॉडल। प्लस मार्कोविट्स मॉडल को मीन वेरिएंस मॉडल भी कहा जाता है। एक बार स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ, मार्कोविट्स मॉडल को मीन वेरिएंस मॉडल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन, अभी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हम मीन कहते हैं वो यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, प्लस ये जो वेरिएंस है, वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, हम जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, दिस इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है ना। तो बेसिकली हम जो पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न की बात करते हैं ना, तो दिस इज रिटर्न एंड दिस इज रिस्क, ये रिटर्न है एंड ये रिस्क है। तो इस तरीके से इसकी हेल्प से बेसिकली हम मीन और वेरिएंस की मदद लेते हैं मार्केट्स मॉडल में, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, मीन वेरिएंस मॉडल भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न पे बेस्ड है, जिसे मीन कहते हैं, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो वेरिएंस से हम कैलकुलेट करते हैं उस पे बेस्ड है। तो इसका एक दूसरा नाम भी है मीन वेरिएंस मॉडल, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसके कुछ एजम्पशंस भी हैं। मार्कोविट्स मॉडल जो है इसके 4 सिंपल से एजम्पशन है, एक बार आप रीड कर लीजिए। पहला एजम्पशन पता होना चाहिए, देखिए कोई भी थ्योरी होती है वो कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड होती है, तो इसलिए इन एजम्पशन की बात कर रही हूँ। तो पहला एजम्पशन क्या है कि रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो इज बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न फ्रॉम सेट पोर्टफोलियो, यानी किसी भी पोर्टफोलियो का रिस्क बेसिकली क्या है, वेरिएशन ऑफ रिटर्न। तो ये इसका पहला एजम्पशन है। दूसरा क्या है कि जो इन्वेस्टर है इज रिस्क एवर्स, यानी जो इन्वेस्टर है वो रिस्क लवर नहीं है, वो रिस्क को अवॉइड करता है। एंड अगला जो एजम्पशन है वो क्या है कि इन्वेस्टर इधर मैक्सिमाइज देयर पोर्टफोलियो रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क, यानी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिस्क के लिए इन्वेस्टर या तो अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करता है या एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिटर्न के लिए अपने रिस्क को मिनिमाइज करता है, ठीक है। तो इन्वेस्टर इन दोनों में से कोई काम एक इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है। एंड चौथा एजम्पशन क्या है कि इन्वेस्टर जो है वो रेशनल है, रेशनल है मतलब समझदार है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये 4 सिंपल से इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट नहीं, 4 सिंपल से एजम्पशन है। एक्चुअली मुझे कोल्ड भी है, खांसी भी बहुत तेज आ रही है, बीच बीच में ये पॉज मैं ले रही हूँ, और अभी जब मैं वीडियो की एडिटिंग करूंगी तो ये सब मैं काट दूंगी, ठीक है। बट मुझे बीच बीच में बहुत खांसी आ रही है, मैं पानी लेके बैठी हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कैलकुलेशन पार्ट। अब हम आगे कैलकुलेशन पार्ट की बात करते हैं। देखिए मार्कोविट्स मॉडल में हमने ये तो समझ लिया, मार्कोविट्स ने क्या स्टेटमेंट दिया था ये डिटेल में समझ लिया। मार्कोविट्स ने कहा था कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। मार्कोविट्स ने कहा था कि जो दो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी 1 एंड सिक्योरिटी 2 जिनको कंबाइन कर रहे हैं, इनके बीच का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, प्लस किस प्रपोर्शन में, यानी x1 x2 किस प्रपोर्शन में ये दो सिक्योरिटी कंबाइन कर रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आर की वैल्यू सही है और सही प्रपोर्शन में हम सिक्योरिटी को अगर कंबाइन कर रहे हैं, तो उस केस में हम पोर्टफोलियो का जो रिस्क है ना, दिस कैन बी रिड्यूस टू जीरो, हम जीरो भी कर सकते हैं, मिनिमम भी कर सकते हैं। ये बात कही थी मार्कोविट्स ने, और अब हम इसको कैलकुलेशन से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल लेके करते हैं। सपोज करिए दो स्टॉक है, PQ एंड RS, दो कंपनी है, एक कंपनी का नाम है PQ और RS, दो कंपनी के स्टॉक है PQ एंड RS। ठीक है, अब क्या दिया गया है, इन कंपनी का जो रिटर्न परसेंटेज है वो दिया गया है 11 एंड 17, और इसका क्या है 20 एंड 8। ठीक है, ये इनका रिटर्न है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रिटर्न, इस रिटर्न की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5, ये आपको दी गई है। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हम बेसिकली जो मार्कोविट्स का स्टेटमेंट है वो प्रूव करना चाह रहे हैं। मार्कोविट्स ने कहा था कि पोर्टफोलियो का रिटर्न, ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न प्लस जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो बेसिकली हम कैलकुलेट करेंगे और सही प्रोपोर्शन में करेंगे ताकि पोर्टफोलियो के रिस्क को हम मिनिमम कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, दो सिक्योरिटीज है PQ एंड RS, इनका हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए PQ जो स्टॉक है इसका रिटर्न कितना है 11 एंड 17, और प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5। तो अगर मैं PQ स्टॉक की बात करूं, PQ स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा 0.5 इंटू 11 प्लस 0.5 इंटू 17। दिस इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक PQ। एंड RS स्टॉक का क्या होगा 0.5 इंटू 20 प्लस 0.5 इंटू 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक PQ एंड RS। ठीक है, क्या करेंगे 0.5 इंटू 11 प्लस 0.5 इंटू 17। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 0.5 इंटू 11 यानी 5.5 एंड 0.5 इंटू 17 यानी क्या आएगा 8.5। तो जब आप इनको सम करेंगे यू विल गेट 14। ऐसे ही आप RS के लिए करेंगे 0.5 इंटू 20 प्लस 0.5 इंटू 8। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे भी आपका आंसर आएगा 14। तो इसका मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो स्टॉक PQ का है वो 14 है और स्टॉक RS का भी एक्सपेक्टेड रिटर्न 14 है। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। अब हम बात करते हैं, हमें रिटर्न निकल गया, अब हम निकालेंगे वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस निकालने के लिए दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, तभी आप वेरिएंस निकाल पाएंगे किसी पर्टिकुलर स्टॉक का। तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज प्रोबेबिलिटी, ये जो P है P इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फिर ब्रैकेट में R माइनस ER। R क्या है, R इज द रिटर्न, ये जो 11 और 17 है तो ये R है, एंड ER मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट द वेरिएंस। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट करना है PQ एंड RS जो स्टॉक है इनका वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो मैंने कन्वीनियंस के लिए ये देखिए पहले से कैलकुलेट कर दिया है। स्टॉक PQ है, एक मिनट यहाँ पे, हाँ स्टॉक PQ है एंड स्टॉक RS है, ये इनका रिटर्न दिया गया है, प्रोबेबिलिटी दी गई है, एंड दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो PQ स्टॉक जो है उसका वेरिएंस कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी यानी 0.5 फिर ब्रैकेट में ये 11 माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, 11 माइनस 14 का स्क्वायर प्लस फिर से प्रोबेबिलिटी 0.5, क्योंकि दो रिटर्न है ना 17 भी तो है, 0.5 फिर ब्रैकेट में R, रिटर्न कितना है 17 माइनस 14 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा, ठीक है इसको कैलकुलेट करिएगा, ये कुछ ऐसा आएगा 0.5 और ये क्या होगा 14 माइनस दिस 11, तो ये क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस इधर भी 0.5 और इधर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 9। तो वेरिएंस निकल आएगा PQ का 9, और इसी तरीके से आप RS का वेरिएंस निकालेंगे। देखिए दो रिटर्न है, एक है 20 और एक है 8। ठीक है, तो दो रिटर्न है और एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है 14 है। तो आप सिमिलर फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है आप RS के लिए निकालेंगे, यू विल गेट द वेरिएंस 36। ऐसे ही आपका फिर वेरिएंस आ जाएगा 36 RS का। ठीक है, और एक बात और है, देखिए मैं आपको तरीका बता रही हूँ, कैलकुलेशन आप खुद करिएगा। ठीक है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन अभी इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा आप देखेंगे, इन दोनों स्टॉक को मिला करके, जो स्टॉक PQ एंड RS स्टॉक है इसको मिला के अभी जो मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगी, जो मार्कोविट्स ने बताया है कि इसको मिला के अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं एंड सही प्रपोर्शन में आप अगर इनको कंबाइन करते हैं तो इसका जो रिस्क होगा ना पोर्टफोलियो का, दैट वुड बी जीरो, वो जीरो तक हो सकता है, मिनिमम भी कर सकते हैं और जीरो भी कर सकते हैं। तो उसके जो रिजल्ट अभी जो आएंगे ना वो अमेजिंग है। तो अभी देखिएगा, तो आपने वेरिएंस निकाल लिया, इसके बाद आप निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम जानते हैं दिस इज द फॉर्मूला, स्टैंडर्ड स्टैट्स में पढ़ा था ना, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस।
तो हमने वेरिएंस निकाल लिया है 9 और 36। अब इसका अंडर रूट कर लीजिए। 9 और 36 क्या आ गया? स्टॉक पी क्यू का वेरिएंस कितना आया? 9। स्टॉक आर एस का वेरिएंस कितना आया? 36। तो अब इनका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए इनको अंडर रूट कर लीजिए। तो अंडर रूट 9 कितना होता है? 3। अंडर रूट 36 कितना होता है? 6। तो हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें निकाल ली, स्टॉक पी क्यू एंड स्टॉक आर एस का। रिटर्न हमें दिया गया था, प्रोबेबिलिटी दी गई थी, बाकी हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया, वेरिएंस निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। और ये सब हमने क्यों निकाला है? ये हमने इसलिए निकाला है क्योंकि अभी इन दो स्टॉक को मिला के जो मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगी उसका रिस्क एंड रिटर्न हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां तक हमने समझ में आ गया। यहां तक हमने क्या किया? स्टॉक पीक्यू एंड आरएस का रिटर्न एंड रिस्क दोनों कैलकुलेट कर लिया। तो अब चलिए हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं। ठीक है, देखिए पीक्यू और आरएस क्या है? ये इंडिविजुअल स्टॉक है, लेकिन पोर्टफोलियो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी। यानी मैं एक पोर्टफोलियो बनाने जा रही हूं जिसमें मैं पीक्यू एंड आरएस स्टॉक को रखूंगी, पीक्यू एंड आरएस स्टॉक को रखूंगी। एंड पीक्यू कितना रखेंगे हम? 2/3। आरएस कितना रखेंगे? 1/3। ठीक है, तो ये इनका क्या हो गया? प्रपोर्शन। यानी मेरे पोर्टफोलियो में 2/3 स्टॉक जो होगा वो पीक्यू होगा और 1/3 स्टॉक क्या होगा? आरएस होगा। तो यही देखिए लिखा है, सपोज करिए इन्वेस्टर होल्ड करता है 2/3 ऑफ पीक्यू एंड 1/3 ऑफ आरएस, तब उस केस में आपको रिटर्न कैलकुलेट करना है। तब मैं इस पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट करने जा रही हूं। तो उस केस में दिस इज द फॉर्मूला। अगर आपको किसी पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज होता है। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू समेशन टी इक्वल्स टू 1 से लेके एन। यहाँ टी कहिए चाहे आई कहिए, ठीक है, यहाँ पर टी कहा गया है बुक में इसलिए मैंने टी लिया है। टी 1 से लेके एन एक्स टी आर टी। ठीक है, एक्स टी क्या है? एक्स टी इज द प्रपोर्शन ऑफ स्टॉक 1। जो स्टॉक 1 है उसका कितना प्रपोर्शन है? आर टी क्या है? रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। ठीक है, तो इसका जब आप समेशन करेंगे यू विल गेट द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न निकल के आएगा। देखिए हमने दो स्टॉक लिए थे ना, पीक्यू स्टॉक, इसका रिटर्न क्या है? 11 और 17। आरएस स्टॉक जिसका रिटर्न क्या है? 20 और 8। और पीक्यू का प्रपोर्शन कितना है? 2/3। आरएस का प्रपोर्शन कितना है? 1/3। तो चलिए निकालें ये जो पोर्टफोलियो, इन दोनों स्टॉक से मिलके जो पोर्टफोलियो बनेगा उसका जरा हम रिटर्न निकालते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? पहली पॉसिबिलिटी में हम रिटर्न ये और ये लेते हैं, दोनों का पहला रिटर्न लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू 11, यही है ना। देखिए अगर मुझे पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है तो हमें पहला जो स्टॉक पीक्यू है वो कितना लेना है? 2/3। तो 2/3 इंटू 11 प्लस ये कितना लेना है? 1/3। तो 1/3 इंटू 20। ये हो गया। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है पोर्टफोलियो के रिटर्न की। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 2/3 ऑफ 17। दूसरा मैं रिटर्न लेती हूँ। 2/3 ऑफ 17 प्लस 1/3 ऑफ, बताइए, 1/3 ऑफ 8। ठीक है, तो ये इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, अब जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 14। यहाँ पे कैलकुलेशन किया है मैंने पहले से। आपका आंसर क्या आएगा? 14। यानी रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कितना आ रहा है? 14। पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना आ रहा है? पोर्टफोलियो का रिटर्न आ रहा है 14। ठीक, पोर्टफोलियो मतलब समझ रहे हैं ना? कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी। यानी मेरा एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें मैं दो स्टॉक रखी हूं, पीक्यू एंड आरएस, और इनका प्रपोर्शन कितना कितना है? ये है 2/3, ये क्या है? 1/3। अगर इतने इतने प्रपोर्शन में ये सिक्योरिटीज मेरे पोर्टफोलियो में है तो इनका रिटर्न कितना आएगा? इनका रिटर्न आ रहा है 14। दोनों ही पॉसिबिलिटी में 14 आ रहा है। तो मैंने पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाल लिया। अब मैं जरा पोर्टफोलियो का रिस्क निकालती हूँ। मेरा जो पोर्टफोलियो है जिसमें दो स्टॉक है, पीक्यू एंड आरएस, ठीक है, और दोनों का रेशियो यही है 2/3 और 1/3। तो इनका रिस्क कितना होगा ये जरा निकालते हैं। ठीक है, अकेले इन लोग का सिंगल रिस्क तो हमें पता है ना। रिस्क हम स्टैंडर्ड डेविएशन से डिनोट करते हैं। पीक्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन मैं निकाल चुकी हूँ, आरएस का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल चुकी हूँ। अब मैं निकालने जा रही हूँ पोर्टफोलियो का रिस्क। ठीक है, पूरा पोर्टफोलियो का। यही मार्कोइट्स ने बताया था कि कैसे पोर्टफोलियो का रिस्क निकाल सकते हैं एंड उसको मिनिमम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला यूज होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा पी, पी मतलब पोर्टफोलियो, सिग्मा पी अगर आपको पता करना है यानी रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो पता करना है तो ये इसका फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट x1 का स्क्वायर सिग्मा 1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 r12 सिग्मा 1 सिग्मा 2। ठीक, अब इसमें x1 क्या है? x1 है फर्स्ट जो सिक्योरिटी है यानी pq, इसका प्रपोर्शन। सिग्मा 1 क्या है? फर्स्ट जो सिक्योरिटी है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। x2 क्या है? सेकेंड सिक्योरिटी जो है इसका प्रपोर्शन। सिग्मा 2 क्या है? इसका रिस्क यानी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है,
यहाँ पे x1 क्या है, वही प्रपोर्शन है पहली सिक्योरिटी का, प्रपोर्शन है दूसरी सिक्योरिटी का। ये R12 क्या है, R1 इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन कोफिशिएंट है। ये जो R12 है, मैंने बताया था ना R12 कोरिलेशन कोफिशिएंट है। अगर ये दो सिक्योरिटीज इस तरीके से हैं, अगर ये निगेटिवली कोरिलेटेड है ना, तो ऐसे पोर्टफोलियो का रिस्क मिनिमम होता है। तो इनके बीच में जो आर की वैल्यू है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो दो सिक्योरिटी आपने ली है, जैसे यहाँ पे पीक्यू एंड आरएस लिया है, इनके बीच में आर की वैल्यू क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, ये बहुत मैटर करता है अगर आप अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को कम करना चाहते हैं। ठीक है, तो R12 फिर सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तभी आप किसी पोर्टफोलियो का रिस्क निकाल पाएंगे। ठीक, तो ये हमें फॉर्मूला पता है, तो अब चलिए इस फॉर्मूले की मदद से जरा हम पोर्टफोलियो का रिस्क निकालते हैं। ठीक, अब एक बात और है, देखिए आर की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू अगर हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दी गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी गई है तो क्या करेंगे। तो स्टैट्स में मैं बता चुकी हूँ, स्टैट्स की सेपरेट प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, वहां पे मैं बता चुकी हूँ कि आर की वैल्यू अगर नहीं दी है तो हम कोवेरिएंस की मदद से आर निकालते हैं, कोवेरिएंस, कोवेरिएंस की मदद से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं। ठीक है, ये आर अगर नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला है जो बहुत काम का है, आपको पता होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मुझे निकालना है, तो दिस इज द कोवेरिएंस ऑफ x12, कोवेरिएंस ऑफ जो दो सिक्योरिटी के बीच में कोवेरिएंस है, इसको डिवाइड करेंगे सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकल के आ जाएगा। ठीक, और ये जो कोवेरिएंस है, अब ये कोवेरिएंस कहां से निकालेंगे, तो कोवेरिएंस अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो हमें एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कोवेरिएंस का फॉर्मूला ये है, कोवेरिएंस क्या होता है, 1/n डिवाइड 1/n, ठीक है, फिर समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेके n, R1 माइनस R1 का बार, R2 माइनस R2 का बार। ठीक है, R1 क्या है, रिटर्न, R1 का बार क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, R2 क्या है, सेकंड सिक्योरिटी का रिटर्न, R2 बार क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सेकंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये दो जो फॉर्मूले हैं ना, ये आपको पता होने चाहिए, तभी आप आर की वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो, क्वेश्चन में दिया है तो आपका काम खत्म हो गया, नहीं करना है आपको ये सब कैलकुलेशन। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो कोवेरिएंस निकालना है हमें पी क्यू एंड आर एस स्टॉक के बीच में, तो कैसे निकालेंगे, 1/n, n मतलब नंबर ऑफ सिक्योरिटी, तो यहाँ पे 2 है तो 1/2, फिर करेंगे ब्रैकेट में। अब हम पहले क्या करेंगे, दोनों दोनों जो सिक्योरिटी है उनका पहला रिटर्न लेंगे, 11 और 20। ठीक है, तो R1 माइनस R1 का बार, R2 माइनस R2 का बार, ये है ना, तो R1 क्या है, 11 माइनस 14, फिर R2 क्या है, 20 माइनस 14। आपको याद है ना 14 इनका क्या आया था, एक्सपेक्टेड रिटर्न आया था ना, तो 11 माइनस 14 ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज 20 माइनस 14 प्लस अगला क्या है 17 माइनस 14, फिर उसके बाद ब्रैकेट में 8 माइनस 14, 17 माइनस 14, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 18 नहीं है 8 है, 8 माइनस 14। ठीक है, और उसके बाद आप ब्रैकेट खोलेंगे और फिर इनको जब कैलकुलेट करेंगे, मैं कैलकुलेशन पार्ट में नहीं जा रही हूँ, कैलकुलेशन मैंने पहले से कर दिया है। तो जब आप इनको ब्रैकेट खोल के कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये क्या आएगा, ये आएगा -3, और ये क्या आएगा 6। ठीक है, तो 6 3 जा -18, 6 इंटू 3, और ये -3 है तो ये -18, ऐसे यहाँ पे भी -18 आएगा। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट -18, -18 को प्लस किया, -36 डिवाइड बाई 2, ये आ गया -18। तो -18 क्या आ गया, आपका कोवेरिएंस आ गया। ठीक, अब कोवेरिएंस को उठा के इस फॉर्मूले में रखिए तो आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी। तो कोवेरिएंस कितना आया, मैं एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। कोवेरिएंस कितना आ गया, कोवेरिएंस आ गया -18। ठीक है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 याद है ना, सिग्मा 1 सिग्मा 2 हमने निकाला था, कितना था, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, 3 और 6। ठीक है, ये था 3 और 6, तो 3 इंटू 6, तो 6 3 जा 18, ये पूरा कट गया, दिस इज इक्वल टू -1। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू निकल के आ गई, आर कितनी निकल के आ गई, -1। इसका मतलब क्या है, स्टॉक पीक्यू एंड आरएस क्या है, निगेटिवली कोरिलेटेड है। अब इस वैल्यू को उठा के हम पुट करें, पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला हमने सीखा था उसमें उठा के पुट करें, ये मार्कोविट्स ने फॉर्मूला बताया, उसमें उठा के पुट करते हैं। तो देखिए सबसे अच्छा यहाँ पे मैंने किया है, चलिए दोबारा क्यों करती हूँ, मैं यहाँ समझा देती हूँ। देखिए x1 का स्क्वायर, यानी आपको याद है ना पी क्यू कितना था 2/3, आर एस कितना था 1/3। ठीक है, तो 2/3 का स्क्वायर, सिग्मा 1 का स्क्वायर, सिग्मा 1 याद है ना, सिग्मा 1 था 3, सिग्मा 1 था 3 एंड सिग्मा 2 था 6। ठीक, तो ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9। ठीक,
और अगला क्या है x2 यानी RS जो स्टॉक है वो क्या होगा 1/3 का स्क्वायर और फिर सिग्मा 2 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 2 x1 कितना है 2/3 x2 कितना है 1/3 R12 अभी हमने निकाला है -1 है सिग्मा 1 कितना है 3 सिग्मा 2 कितना है 6 ठीक और फिर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा यू विल गेट 0 ये पूरा कट जाएगा ये देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 4/9 आ रहा है 9 से 9 कटा 4 बचा ठीक है ऐसे ही यहाँ पे 4 आएगा 4 हाँ ये देखिए ये 36 और ये 9 9 4 जा 36 यहाँ पे भी 4 आ जाएगा ठीक है और फिर यहाँ पे एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ देखिए ये 9 9 कटा यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 9 9 4 जा 36 ये भी आ जाएगा 4 और यहाँ पे कुछ कट रहा है ये देखिए ये इससे कट गया और ये 2 यहाँ पे कितना आ गया 2 2 2 यानी -8 तो -8 और इधर 4 + 4 आप जब पूरा कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 0 यानी जो पोर्टफोलियो का रिस्क निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 0 निकल के आया तो सोचिए अगर दो सही सिक्योरिटीज को आप कंबाइन करते हैं ठीक है पीक्यू एंड आरएस दो हमने ऐसी सिक्योरिटीज ली जो निगेटिवली कोरिलेटेड थी यानी उनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या था -1 था निगेटिवली कोरिलेटेड थी तो उस केस में क्या हम कर सकते हैं हम रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं पोर्टफोलियो के रिस्क को 0 कर सकते हैं प्लस एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो x1 x2 है x1 x2 मतलब किस प्रपोर्शन में हम इनको कंबाइन कर रहे हैं हमने PQ कितना लिया 2/3 RS कितना लिया 1/3 तो इन पोर्टफोलियो का रिस्क क्या आया 0 आया लेकिन अगर इसी की जगह इनका प्रपोर्शन कुछ और हो जाएगा तो पोर्टफोलियो का जो रिस्क है ये वेरी करेगा तो वही देखिए यहाँ पे दिखाया है यहाँ पे मार्केट्स ने ही बताया है उन्होंने ही कैलकुलेशन करके बताया कि इफेक्ट ऑफ प्रपोर्शन ऑफ सिक्योरिटी ऑन ओवरऑल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो यानी अगर प्रपोर्शन चेंज कर दिया जाए तो जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो चेंज हो जाता है तो उसके लिए एक टेबल यहाँ पे बना करके शो की गई है अगर पीक्यू स्टॉक आप 100% लेते हैं आपने एक पोर्टफोलियो बनाया जिसमें तो आप दो स्टॉक ले रहे हैं पीक्यू एंड आरएस ठीक है अगर आप पीक्यू 100% लेते हैं आरएस 0 लेते हैं तो ऐसे पोर्टफोलियो का रिस्क क्या होगा 3 बट इसी की जगह अगर आप पीक्यू लेते हैं 2/3 66% मतलब क्या होता है 2/3 आरएस लेते हैं 1/3 यानी 33% जो अभी हमने लिया था तो पोर्टफोलियो का रिस्क कितना आएगा 0 ठीक और ये कैलकुलेशन किया है वही वाला फॉर्मूला जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था उसी फॉर्मूले से निकाला है ठीक और अगर PQ 50% लेते हैं RS 50% लेते हैं तो पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.5 देखिए यहाँ कितना हाई था बट इससे कम हो जाएगा 1.5 बट उसी की जगह अगर आप PQ 0 लेते हैं और RS 100% लेते हैं तो उस केस में पोर्टफोलियो का रिस्क कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा तो इससे इसको देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम प्रपोर्शन चेंज कर दें x1 x2 जो प्रपोर्शन है जिस प्रपोर्शन में हम सिक्योरिटीज को पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर रहे हैं अगर ये प्रपोर्शन चेंज कर दें तो पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क जो है चेंज हो जाता है एंड इट कुड बी रिड्यूस वो रिड्यूस भी किया जा सकता है एंड इवन निल भी किया जा सकता है 0 भी किया जा सकता है अगर सही प्रपोर्शन में सिक्योरिटीज को कंबाइन किया जाए तो ठीक है तो दिस वाज ऑल अबाउट द मार्केट्स मॉडल ये सारा था मार्केट्स मॉडल मार्केट्स ने ये सारी बातें कही थी समझ में आ गई मार्केट्स ने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है मार्केट्स ने सबसे पहली बात क्या कही कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है और जो सिक्योरिटीज है उन्हें प्रॉपरली सिलेक्ट करना चाहिए पोर्टफोलियो में ठीक है जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बनाए उसके लिए जो सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करे उसका सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए ऐसी सिक्योरिटी सिलेक्ट करे जिनमें आर की वैल्यू क्या हो आर की वैल्यू निगेटिव हो इससे क्या होगा अगर दोनों सिक्योरिटी जो है एक ही डायरेक्शन में नहीं मूव करेंगी अगर एक सिक्योरिटी ऊपर जा रही है तो दूसरी नीचे जाएगी इससे क्या होगा पोर्टफोलियो का रिस्क ओवरऑल रिस्क रिड्यूस हो जाएगा ये दूसरी बात कही तीसरी बात मार्केट्स ने ये कहा कि इनका जो प्रपोर्शन है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट किस प्रपोर्शन में इन सिक्योरिटी को कंबाइन किया जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इससे भी पोर्टफोलियो के रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है और फिर ये कुछ फॉर्मूले हैं 4 फॉर्मूले हैं जो बहुत काम के हैं क्वेश्चन आएगा मार्केट्स मॉडल पे तो इन फॉर्मूलों की हेल्प से होगा ये किसका फॉर्मूला है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले से करेंगे रिस्क कैलकुलेट करना है रिस्क मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो आपको कैलकुलेट करना है तो आप इस फॉर्मूले से करेंगे अगर आर की वैल्यू दी है क्वेश्चन में तो बहुत अच्छी बात है नहीं दी है तो आपको वेरिएंस से कैलकुलेट करना पड़ेगा तो वेरिएंस भी नहीं दिया है तो कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेरिएंस आ जाएगा तो उसको उठा के रखेंगे इस फॉर्मूले में और यहां से निकल के आएगा आर और आर को निकाल के रखेंगे इस फॉर्मूले में और यहां से कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है तो इस तरीके से करेंगे पूरा क्वेश्चन तो ये था पूरा मार्केट्स मॉडल मेरा गला बहुत खराब है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मैंने 12 टेक्स मतलब कह लीजिए 12 गैप इसमें है
जो मैं एडिटिंग में सारे गैप्स बीच में हटाऊंगी, क्योंकि इसमें मुझे बीच में बहुत खांसी आई, मेरा गला बहुत बार चोक हुआ, तो मैंने बहुत गैप लिए, मैंने 12 गैप लिए। शायद ये वीडियो आधे घंटे का होगा या 25 मिनट का होगा, इस 25 मिनट में मैंने 12 बार गैप लिया है। और जो अब मुझे इसको एडिट करना है, मैं कोशिश करूंगी कि अब इस वीडियो को जल्द से जल्द रिकॉर्ड कर, मतलब एडिट करके अब मैं अपलोड कर दूं। तो प्लीज, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, हर दिन वीडियो ला रहे हैं। खैर, मैं अभी गला खराब होने की वजह से पिछले 1-2 दिन से नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी, बट क्योंकि एग्जाम है इसलिए। और एक स्टूडेंट ने स्पेशली कमेंट सेक्शन में लिखा है कि उसका कल एग्जाम है, उसने रिक्वेस्ट की है कि मैडम आज अपलोड कर दीजिए। तो मैं देखती हूँ रात तक अगर समय हो जाएगा तो मैं अपलोड करूंगी। अगर इसकी एडिटिंग हो जाएगी, सारे गैप्स मुझे कट करने होंगे, तो हो जाएगी तो मैं अपलोड करती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।